महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 22 जून से ड्रामा शुरू हुआ, लेकिन आज तक ख़त्म नहीं हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि ये ड्रामा 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ड्रामा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उसमें नए नए पेच जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि इस ड्रामे की शुरुआत 21 जून को ही हो गई थी, लेकिन 22 जून को आधिकारिक तौर पर इस ड्रामे की शुरुआत मानी गई, क्योंकि मीडिया में विधायकों ने बगावत का ऐलान 22 जून को किया था। तो बहरहाल हम इस पूरे एपिसोड से आज आपको बाखबर करेंगे कि अब तक यानी 21 और 22 जून से लेकर के अब तक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में किस तरह का उथल पुथल रहा है और क्या कुछ अपडेट रहे हैं, तमाम कुछ जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। और यहाँ से शुरू करते हैं कि शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने 21 जून सन 2022 को एक ट्वीट किया मराठी में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे दरअसल ठाणे के गढ़चिरौली असेंबली हल्के से विधायक हैं और नगर विकास मंत्री थे। तो उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में क्या लिखा, हालांकि ट्वीट मराठी में था, लेकिन जब उसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो समझ में आता है कि उन्होंने कुछ हिंदुत्व की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व को हम बरकरार रखेंगे, बचाएंगे वगैरह वगैरह। हालांकि उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन सबको पता था कि ये निशाना किस पर है। और उसके बाद में 22 जून को फिर खबर आती है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में कुछ विधायक महाराष्ट्र से वहीं बगल ही में गुजरात शिफ्ट हो गए हैं। और जब क्राइसिस का पर्दा थोड़ा सा और साफ होता कि एक खबर और आ गई कि कुछ और बड़ी संख्या में विधायक गुजरात से हट करके फिर वहाँ से सीधे सीधे आसाम फ्लाइट कर गए हैं। तो आसाम फ्लाइट करने के बाद में वहाँ एक होटल में रुके गुवाहाटी में, और होटल का नाम है रेड्स एंड ब्लू। और अभी फ़िलहाल यानी इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक अभी वो अपने कई सारे विधायकों के साथ रेड्स एंड ब्लू गुवाहाटी में रुके हुए हैं। फ़िलहाल विधायकों की जो संख्या है वो बताई जा रही है कि 42 शिवसेना के सांसद हैं और 11 इंडिपेंडेंट MLAs हैं। कुल मिलाकर के 53 विधायकों की संख्या फ़िलहाल एकनाथ शिंदे के पास है। और फिलहाल एकनाथ शिंदे एक तरीके से उद्धव सरकार को चुनौती देते नज़र आ रहे हैं, और चुनौती इतनी ज़्यादा कि एकनाथ शिंदे की चुनौती के सामने उद्धव ठाकरे की 2 मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। एक मुसीबत ये कि उनको अपनी सरकार बचानी है, और दूसरी मुसीबत ये कि उनको अपनी पार्टी बचानी है। और पार्टी इसलिए बचानी है क्योंकि उनका ये दावा है कि शिवसेना के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद हमारे पाले में आ गए हैं, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर पार्टी फिर हमारी ही होनी चाहिए। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, अभी कल उन्होंने कहा कि आप फल और फूल तो तोड़ कर ले जा सकते हैं, लेकिन जड़ नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, वो कह रहे हैं कि पार्टी बाला साहब ठाकरे की है और हम उनके पुत्र हैं, तो इसलिए पार्टी हमारे ही कंट्रोल में रहेगी। आप कुछ विधायकों को तोड़ कर ले जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप दोबारा से इलेक्शन में जाएंगे और चुनाव में आएंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा। ये उद्धव ठाकरे का कहना है। तो इस तरीके से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में एक तरीके से अब आर या पार की लड़ाई हो गई है। और आर या पार लड़ाई ठीक है, एक हद तक तो सही थी, लेकिन अब एक ऐसी लैंग्वेज उसमें बोली जा रही है जिसमें जैसे कि आमतौर पर लोग गुंडे बोलते हैं, मवाली बोलते हैं, और हम तुम्हें देख लेंगे, इस टाइप का बोलते हैं। आपको याद होगा कि शिवसेना जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने कहा था कि अगर सड़क पर भी लड़ाई होगी तो हम जीतेंगे। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अब लड़ाई हर तरह की हो सकती है, यानी फिजिकली लड़ाई भी हो सकती है। उन्होंने चैलेंज भी किया कि महाराष्ट्र आकर के दिखाओ। जिस तरह कंगना रनौत को चुनौती दी गई थी, उस पर रिएक्ट करते हुए बीजेपी नेता नारायण राणे ने क्या कहा? नारायण राणे ने कहा कि अगर उनके बालों को भी छूने की कोशिश की गई तो घर जाना मुश्किल होगा। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से एक नेता दूसरे नेता को धमकी दे रहा है और उस तरफ से भी उसी तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक बात है। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि 2004 में जी न्यूज़ ने बातचीत की थी बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे उनसे। तो बाला साहब ठाकरे से पूछा था कि अगर शिवसेना में बगावत हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो उस वक्त बाला साहब ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम इस दुकान को बंद कर देंगे, यानी पार्टी को भंग कर देंगे, पार्टी ख़त्म कर देंगे। यानी उनका यह मानना था कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं, ऑर्डर इज़ ऑर्डर। ये जो उद्धव ठाकरे डेमोक्रेसी और मान मनोबल की बातें कर रहे हैं, ये दरअसल उनके पिताजी उसके जस्ट विपरीत थे। तो इसी वजह से शिवसेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के दौर में शिवसेना को कमज़ोरी का सामना करना पड़ा है। अब आइए आपको महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की ताज़ा स्थिति आपको बताते हैं। तो महाविकास आघाड़ी परिषद की मीटिंग हुई है, हाई लेवल की मीटिंग हुई है, जिसमें NCP के नेता शरद पवार, अजित पवार और इसके अलावा उद्धव ठाकरे वगैरह सारे लोग मौजूद थे। उनके बाद में महाराष्ट्र में एक तरीके से उद्धव ठाकरे को अब फेलियर माना गया है, और महाराष्ट्र में अब पूरी तरीके से गेंद जो है वो शरद पवार के पाले में चला गया है। और कोशिश ये है कि शरद पवार अब इस नैया को बाहर निकालेंगे। जिस तरीके से आपको याद होगा 2019 में किस तरीके से अजीत पवार गए थे
और फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, अजीत पवार जाकर के डिप्टी सीएम बन गए थे, और उसके बाद में किस तरीके से पूरा खेल हो गया था आपको याद ही होगा, उसमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से उम्मीद ये है कि शरद पवार एक बार फिर से नैया के खेमनहार बनकर निकलेंगे, और इसी वजह से शरद पवार ने बहुत ही क्लियर कह दिया है कि अब तो बहुमत सिद्ध होगा फ्लोर टेस्ट पर, यानी फ्लोर टेस्ट होगा और उसके बाद में बहुमत सिद्ध हो जाएगा। तो एक तरीके से बहुत ही कॉन्फिडेंट में नज़र आए शरद पवार। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर और बताता चलूँ कि शिवसेना के अभी 16 ऐसे विधायक हैं जिनको एक लेकर के चुनौती है, और चुनौती किस तौर पर दी गई है, यानी उनको अयोग्य घोषित किया जाए, उनकी विधायकी रद्द कर दी जाए ताकि उधर बहुमत संख्या कुछ कम हो जाए। यानी गुवाहाटी में रेडसन ब्लू होटल में जो कुछ विधायक बैठे हुए हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाए, और उसके लिए डिप्टी स्पीकर का सहारा लिया गया है। और ये कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर 16 विधायक डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि वो तमाम के तमाम विधायक डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि अगर 37 विधायक, यानी अगर 2/3 ज़्यादा विधायक पार्टी के अगर एक पाला बदल लेते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगता है। तो चूंकि 37 विधायक से अधिक यानी 42 विधायक एकनाथ शिंदे के कब्जे में है, पाले में है, तो इसी वजह से उन पर दल बदल का कानून भी नहीं लगेगा और आसानी के साथ वो बच भी जाएंगे और डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होंगे। तो इधर मुंबई शिवसेना की तरफ से ये कोशिश की गई है कि गुवाहाटी वाले 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए ताकि वो 2/3 बहुमत का आंकड़ा उधर ना पहुंचने पाए, और फिर दल बदल नियम के तहत वो खुद ब खुद डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, दोबारा से चुनाव जाएंगे, और जब दोबारा से चुनाव में आएंगे तो एक तरीके से उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये बेसिकली महाराष्ट्र के शिवसेना की ये कोशिश है, और ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के शिवसेना की ये कोशिश ये कामयाब भी होती नज़र आ रही है, और एकनाथ शिंदे अब कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं। और जब डिप्टी स्पीकर के माध्यम से इस तरह की कोशिश की गई तो गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे टेंशन में आ गए, और जब वो टेंशन में आए तो इधर बीजेपी भी टेंशन में आ गई, क्योंकि अंततः मिलना तो उन्हीं को था बीजेपी के साथ में, तो बीजेपी टेंशन में आ गई। और बीजेपी के एक नेता जिनका नाम है परवीन दरेकर, उन्होंने एक चिट्ठी लेकर भगत सिंह कोश्यारी से इस पूरे मामले में मुदाखलत की बात कर दी। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि उधर एकनाथ शिंदे कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने इससे पहले जब वो 2-3 घंटे के लिए रेडसन ब्लू होटल से गायब थे तो ये बताया जा रहा था कि वो मंदिर में पूजा करने नहीं गए थे बल्कि वकीलों से सलाह मशवरा करने गए थे। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से मिलने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, आखिर बीजेपी उनको क्यों सीएम बनाएगी, देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं सीएम बनाएगी? तो शायद एकनाथ शिंदे ही उसका जवाब दे पाएंगे कि दरअसल एकनाथ शिंदे आखिर क्यों परेशान हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे और उनके पूरे गुट ने ये बताया कि दरअसल उद्धव ठाकरे शिवसेना विधायकों की बात नहीं सुन रहे थे, वो एनसीपी वाले विधायकों की ज़्यादा बात सुन रहे थे, और उन्होंने हिंदुत्व के एक तरीके को छोड़ दिया है। वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा करके इतने विधायकों को साथ लेकर के गए थे। बहरहाल आपको मैं बता दूं कि जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी तो बीजेपी बिल्कुल टकटकी लगाए हुए देख रही थी, और बीजेपी इस तरीके से टकटकी लगाए देख रही थी क्योंकि उसको पता था कि 2019 का कैसा पूरा कांड हुआ था। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ऐसे चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हालांकि पूरा किया धराया ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी फिर भी कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो बीजेपी की फिलहाल स्थिति यही है, वरना जिस तरीके से किरकिरी हुई थी और छिछिया लेदर हुई थी 2019 में, इस बार भी चांस हैं छिछिया लेदर होने के। तो बीजेपी इसलिए बहुत ही फूक फूक का कदम रख रही है। अच्छा, अंत में मैं आपको आंकड़े बता देता हूं कि दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधायक हैं, जिसमें से एक नहीं है तो 287 हुए, और उसको अगर हम आधा करते हैं तो उसकी जो बहुमत बनती है वो 144 बनती है, और शिवसेना के पास 115 हैं जबकि शिंदे के पास 156 विधायकों की संख्या है। तो होना तो ये चाहिए कि शिंदे सरकार बना सकते हैं, लेकिन फिर वही आंकड़ा 16 विधायक अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे तो पूरा गेम पलट जाएगा, और काफ़ी हद तक ये 16 विधायक जो है ना वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। तो इसी वजह से शिंदे को थोड़ा सा डर लगा हुआ है। यही कारण है कि आपने सुना होगा हेमंत बिश्व शर्मा का वो बयान, उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक यहाँ आकर के रुके हुए हैं गुवाहाटी में, हमको पता ही नहीं। यानी आप सोचिए कि इतने भोले भाले हैं हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के सीएम हैं वहाँ के आसाम के, उनको पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। या तो फिर अगर आपके देश की पॉलिटिक्स से आपको कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, तो फिर आपको पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत थी, आपको सीएम बनने की क्या ज़रूरत थी। और अगर आपको पता है तो फिर आपको ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, ये नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी। तो बात फिर वही है कि चूंकि एक बार खा चुके हैं गच्चा, तो इस वजह से दोबारा से फूक फूक का कदम रख रहे हैं, बस यही बात है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। उससे शिंदे के गुट में थोड़ी सी मायूसी ज़रूर है, लेकिन आपको याद होगा कि शिंदे ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एक महाशक्ति है जो नेशनल पार्टी है, वो कह रही थी कि आपने जो फैसला लिया है वो बहुत सही लिया है, देश हित में लिया है, हम हर हाल में आपका साथ देंगे। वो किस महाशक्ति की बात कर रहे थे, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, वो सबको पता है, वो बीजेपी की बात कर रहे थे। तो दरअसल शिंदे को बीजेपी का समर्थन हासिल है,
लेकिन बीजेपी देख रही है कि शिंदे किस तरीके से अपना दांव पेश कर रहे हैं। वो खुल करके बीजेपी सामने नहीं आ रही है, लेकिन दांव पेश देख रही है ज़रूर। तो अगर शिंदे अपने दांव पेश में कामयाब हो पाते हैं तब तो बीजेपी खुल के मैदान में आएगी, लेकिन अगर शिंदे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते हैं और दांव उनके हाथ से निकलता है तो बीजेपी पतली गली से निकल लेगी, क्योंकि बीजेपी को दोबारा से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।